फटाफट उसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कवर कर ले। ओके चलो। मसल्स लिखा हुआ है सेकंड हेडिंग, इसके पहले की आई थिंक सब मार्किंग हो रखी है, एनसीईआरटी है ही है ये। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर, ये भी कह रहा है पैराग्राफ कि आप पढ़ चुके हो। 8 दैट सीलिया एंड फ्लैजिला, ये सेल चैप्टर की बात कर रहे हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म्स, ठीक है, मेल गैमेट। यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, अंडरलाइन करो, एक एग्जांपल दिया है। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स, क्लियर। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में दे रहा है कि वो मेंटेनेंस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मेल गैमेट उनके स्पर्मेटोजोआ मूव कर सकते हैं। लाइक यूग्लिना, यूग्लिना को भी अंडरलाइन करो, एग्जांपल यूग्लिना का दिया हुआ है। अगेन यूग्लिना किस किंगडम का है, किस किंगडम में यूग्लिना को प्लेस करते हैं? एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिना विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस एंड विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन? वेरी गुड, मेसोकैरियोट। व्हाट इट मीन्स, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशनल, इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और लाइट नहीं प्रेजेंस है तो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। याद आया कुछ? दोनों है मनाली। पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है इसके पास। तो यूग्लिना इज मेसोकैरियोटिक, परफॉर्मिंग बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक, इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पे यहीं पे ये चीजें दोबारा लिख लो, ताकि जब यूग्लिना यहाँ पे आए तो उसके साथ आपको ये चीजें भी याद आ जाए। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। व्हाट इज मेसोडर्म? व्हाट इज मेसोडर्म? केत की रिप्लाई करोगे तुम? केत की, काश्मीरा, फरेहा, अश्लेषा, सभी रिप्लाई करो। व्हाट इज मेसोडर्म? बाकी सब भी कर सकते हो। यश, यश बेटा बताओ, व्हाट इज मेसोडर्म? प्रेजेंस ऑफ पेलिकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जर्माइनल लेयर है, ओके। बाकी बताओ। जर्मन लेयर है, ओके। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या सीक्वेंस है इसका? टोटल जर्म लेयर कितनी होती है? 3। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द सीक्वेंस एंड ओरिजिन के अकॉर्डिंग 3 में से आप उनको कौन सी पोजीशन दोगे? ए सीक्वेंस, बी ओरिजिन, बताओ। लोकेशन हो गया ये तो, बिटवीन एंडो एंड एक्टो मीन्स लोकेशन। बी ओरिजिन, हाँ तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग आप उसको क्या दोगे? फर्स्ट ओरिजिन है, सेकंड ओरिजिन है, थर्ड ओरिजिन लेयर है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे बाहर है, सबसे अंदर है, सबसे बीच में है, कहाँ है?
यस, वेरी गुड, ठीक है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन पे। जिसको कंफ्यूजन हो इस तरीके से लिख लो। सीक्वेंस है 3 जर्माइनल लेयर में, मीजो मीन्स बीच की लेयर, क्लियर, बीच की डर्मल लेयर, एंड ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो आपका इनिशियल है, सारे इनिशियल फाइलम है, वहां पे आपने देखा था कि 2 जर्माइनल लेयर है। नॉन सिलोम जब तक है तब तक मेसोडर्मल लेयर नहीं है वहां पे। स्प्लिटिंग फॉर्मेशन ऑफ सिलोम इज टेक्स प्लेस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्मल लेयर। क्लियर बच्चा? तो मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जर्माइनल लेयर की मेसोडर्मल लेयर से फॉर्मेशन हुआ है किसका? मसल्स का। ओके, क्लियर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब मसल्स बनने लगे होंगे, जो मदर बॉम में फीटस है उसके अंदर, तो वो मसल्स कहाँ से ओरिजिन हुए होंगे? मेसोडर्मल लेयर से। About 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by the muscles. 40 लोअर, 50 हायर। जो मसल बिल्डर होंगे, बिल्डअप करके रखते हैं मसल्स एकदम, उनके में भी उनकी बॉडी का 50% वेट कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ मसल्स में है। ओके, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। चारों प्रॉपर्टी मार्क करो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मसल्स प्रॉपर्टी? ए बी सी डी, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन करके दे देगा, कुछ रॉन्ग देगा इसी में। क्लियर? तो आपको ये चारों ध्यान में रखना है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। ये एक्साइटेड हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये एक्सटेंसिबिलिटी को शो कर सकती करती है, एंड इलास्टिसिटी को शो करती है। ओके, क्लियर है बच्चा? Now next, muscles have been classified using different criteria, namely, अब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? लोकेशन, अपीयरेंस, क्या नेचर है, कहाँ अपीयर हो रही है, एंड देयर नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी मीन्स फंक्शनल। इसको अगर हम शॉर्ट में कर दें तो फंक्शनल। तो लोकेशन, अपीयरेंस, लोकेशन, लुक एंड फंक्शनल। इज इट क्लियर? यहाँ से आपको पॉइंट मिल रहे हैं जो मल्टीपल एमसीक्यूज बनाने में पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन बनाएगा। क्लियर? एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट। क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या क्या है? मसल्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सेकेंड ऑप्शन अपीयरेंस, थर्ड ऑप्शन फंक्शन, फोर्थ ऑप्शन ऑल। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो, अब बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, 3 types of muscles are identified. You know better. Skeletal muscle, visceral muscle, cardiac muscle. विसरल ने यहाँ किसको रिप्लेस किया है? बता दो फटाफट। विसरल मसल तो हमने बताया नहीं है टर्म। विसरल मसल ने किसको रिप्लेस किया है? और व्हाट आर द मसल्स विच मेड द विसरल ऑर्गन्स? इतनी फिजियोलॉजी तो पढ़ ली, बताओ। करेक्ट इकरा। बताओ, सभी बताओ जरा। वेरी गुड, स्मूथ मसल। तो यही ब्रैकेट में लिख लेना, ये नहीं कि कोई नई मसल आ गई। स्मूथ मसल। तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए धीरे धीरे, है ना? मैम चिल्ला चिल्ला के, गले फाड़ फाड़ के आकस एटलीस्ट ले ही आई ट्रैक पे है। चलो बढ़िया, रिवीजन करते रहा करो। स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल, सबकी प्रॉपर्टी याद है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि देयर आर ऑल मसल्स आर अरेंज्ड, classified between 3 category on the basis of location, on the basis of function, or on the basis of under the control of the nervous system. It may be voluntary, it may be involuntary. Here the muscles are cardiac muscles, skeletal muscles, smooth muscles. आप सबको बहुत अच्छे से दिख रहा है कार्डियक मसल्स की अपीयरेंस, स्केलेटल मसल की अपीयरेंस, स्मूथ मसल्स की अपीयरेंस। ये सब हमने कवर किया हुआ है, यहाँ पे आज हम नहीं रुक रहे हैं।
क्लियर। कार्डियक मसल्स जो हार्ट में है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, एक साथ वो कॉन्ट्रेक्शन करती हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करती हैं, नेचर में इनवॉलेंट्री होती हैं, लुक में लाइक कैसी होती हैं, स्केलेटल मसल्स जैसी, लुक में रेखित हैं, स्ट्रेटेड हैं, एंड नेचर में इनवॉलेंट्री है। तो दोनों के बीच की जो रहती है वो है कार्डियक। एंड स्मूथ मसल्स टोटली इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, अनस्ट्रेटेड रहेंगी, नॉन स्ट्रेटेड रहेंगी। स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड है, वॉलेंट्री है, और इस चैप्टर में आपको जो फोकस करना है दैट इज ऑन द स्केलेटल मसल। क्लियर। डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखते हैं बस। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली, फर्स्ट जो हम देख रहे हैं फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, मीन्स बोन्स। किसके थ्रू होंगे? मसल और बोन के बीच में कौन सा टिश्यू है? आज पढ़ा है, वेरी गुड। बताओ, मसल्स और बोन के बीच में कौन सा टिश्यू है? एंड बोन के बीच में कौन सा है? व्हाट इज ए, व्हाट इज वन, व्हाट इज टू? टेंडोन एंड लिगामेंट, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि स्केलेटल कंपोनेंट से जो एसोसिएटेड मसल्स होंगी उनको आप मसल्स कहोगे, स्पेसिफिक स्केलेटल मसल्स। दे हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, रेखित, रेखित मैंने हिंदी बताई थी उस टाइम भी, रेखित मांसपेशियां। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस मतलब उस पे स्ट्राइप बनी होगी, रेखाओं जैसा, लाइंस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। कोई नई बात नहीं है, पढ़ते जाओ बस, हाईलाइट करते जाओ। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स ऑल्सो। ये भी पढ़ी हुई बात है। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन। स्केलेटल मसल्स हैं, मेनली कहाँ ये वर्क कर रही हैं? जो आपको लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। लोकोमोशन में आपके मूवमेंट विद द डिस्प्लेसमेंट में जो मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, मूवमेंट विद डिस्प्लेसमेंट में जो मसल्स इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट करेंगी, वो मसल्स क्या होंगी? आपकी स्केलेटल मसल्स। प्रायोरिटी आपको देनी होगी स्केलेटल मसल्स। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट की बात की जाएगी तो प्रायोरिटी किसकी आ जाएगी? वॉलंटरी, इनवॉलंटरी मसल्स, स्मूथ मसल्स, विसरल ऑर्गन के। जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा, लार्ज इंटेस्टाइन में देखा, एसोफेगस में देखा, वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी चल रहा है वो, लेकिन नर्वस सिस्टम दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है। प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर। क्लियर, मतलब विदाउट लोकोमोशन, नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट आपने किया तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें भी स्केलेटल मसल इन्वॉल्व होगी। अभी मैं हाथ अपना ऊपर नीचे कर रही हूँ, स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है। पैर हिला रही हूँ, स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है। आप अपना बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, बेंड होके पढ़ रहे हो, टिल्टेड होके पढ़ रहे हो, तो उसमें भी अब सो के कोई नहीं पढ़ रहा होगा, आई एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, तो उस केस में सब जगह पे क्या इन्वॉल्व है? स्केलेटल मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा इतना? कोई नई बात तो अभी ऐड हुई नहीं, बहुत इजी क्लास है आज की, सब पुरानी बातें चल रही हैं। चलो, अब ये एक अच्छे से इमेज दिख रही है, आधा भूत पूरा ही भूत दिख रहा है वैसे तो। कैसे दिख रहा है अपीयरेंस? इसमें क्या शो किया जा रहा है? स्केलेटल मसल्स के बिना किस तरीके की बॉडी है, एंड विद द स्केलेटल मसल्स किस तरीके से बॉडी का अपीयरेंस दिखेगा। समझ में आ रहा है? जो कल टोटल काउंट की बात की गई थी 639 मसल्स, वो एक्चुअली यही वाली मसल है, स्केलेटल मसल। ठीक है, एकदम हैंडसम स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी इसका जीआईएफ लगा देते, ये हिलता डुलता तो कितना मजा आता ना। रुको ढूंढेंगे, कल लगा। स्केलेटल मसल्स अटैच टू द बोन्स बाय टेंडॉन्स, कनेक्टिव टिश्यू है।
कोई कहानी नई नहीं है। एंड इनेबल मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। स्केलेटल मसल्स मोस्ट ऑफ द वॉलेंट्री। 85% ऑफ बॉडी हीट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, 85% ऑफ बॉडी हीट फ्रॉम मसल्स, मसल्स जनरेट करती है उसके उसको। इसका मतलब मसल्स में आप किसका नंबर, कौन सा सेल ऑर्गेनल नंबर में हाई कर दो, बताओ जरा तो। सिर्फ इस स्टेटमेंट से रिलेटेड बताओ, कौन सा सेल ऑर्गेनल नंबर में हाई होगा स्केलेटल मसल्स की सेल के अंदर। याद है स्केलेटल मसल की सेल कौन सी है, अच्छा बताओ कौन सा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल का सेल बनाएगा, मतलब सेल है। अरे फास्ट फास्ट रिप्लाई दो, क्लास फिर तेज चलेगी। कहाँ चले गए सब? हम्म, करेक्ट है। बाकी लोग भी बताओ। क्वेश्चन नहीं समझ में आता क्या, फारसी वारसी बोलने लगते हैं क्या बीच बीच में? एक तो इतना दिन हो गया ऑनलाइन क्लास लेके, तुम लोग हमको ही भूल जाओगे। बताओ बेटा। मनाली के अलावा किसी को मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही क्या? क्या क्वेश्चन पूछे हम बेटा? जब हम मसल्स बोल रहे हैं तो मसल्स आर द मेडअप ऑफ सेल, क्लियर। इस मसल की सेल क्या है वो नाम पूछ रहे हैं हम, कल रिवाइज किया है ना। आशना, आयुष, परिहा, इकरा, केतकी, निनाद, पार्थ, सांच, श्रेयस, श्रेयस, विदुला, यश। आकाश तुम्हें तो इतना पीटेंगे ना। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा सेल है, उसका नाम ही नहीं बोल रहा है कि वो सेल है। प्लाज्मा लेमा क्या होता है? प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सार्कोलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स। मैम रिपीट वंस अगेन, आई सेड कि मसल्स का सेल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मतलब सेल कौन सा है, मसल को बनाने वाली सेल कौन सी है। चलो रे तुम लोग मेरा बहुत टाइम खाते हो, कुछ पढ़ना वढ़ना तो है नहीं। मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल उसके अंदर है बेटा। फाइब्रिस मायोफाइब्रिल इनसाइड द सेल। सार्कोलेमा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। मायोसाइट्स, हाँ मायोसाइट, मसल की सेल, उसका नाम बताना था ना। चलो, गूगल कर रहे हो क्या बैठे बैठे वहां पे? तो मसल फाइबर, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि मसल फाइबर जो सेल है उस सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल सबसे ज्यादा नंबर में होगा, मतलब बॉडी में मसल्स के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल आपको मैक्सिमम इन नंबर मिलेगा। हिंट ये दिया हुआ है कि 85% ऑफ बॉडी हीट फ्रॉम मसल्स जनरेटेड फ्रॉम द मसल्स। अरे तुम्हारी बॉडी का एक टेम्परेचर है ना भाई। हाँ ठीक है ठीक है, एग्री, मायोसाइट इज करेक्ट। मायो मीन्स मसल, साइटा मीन्स सेल। मायोसाइट्स इज द मस्कुलर सेल, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा है। बट जब हम उसको आपको एक हायरार्की वाले स्ट्रक्चर में बताए हैं, फेसिया, ठीक है, उसमें मसल फाइबर तक आपको ले गए थे, फिलामेंट तक ले गए थे इवन, तो वहां पे मसल फाइबर इज द सेल। अब इसका आंसर भी दोगे कि नहीं दोगे? चलो मैं ही दे देती हूँ ये भी, माइटोकॉन्ड्रिया। हीट जनरेशन से बात हो रही है, हीट कौन जनरेट करता है, बड़ा पढ़ते तो आते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। कहाँ पे अटक रहे हो? इतने पुराने खिलाड़ी हो गए, आज ही तारीफ कर दी कि पढ़ते पढ़ने लगे तुम लोग, तो तुम लोग उल्टा ही चले गए। इससे क्या पता चलता है, कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए। चलो अब वापस आ जाओ। देयर आर नियरली 600 प्लस, ठीक है, ये बड़ा ही कॉन्ट्रैक्टेड है। 639, 640, अप टू 650, बार बार बता रहे हैं, जो भी ऑप्शन में नियर बाय आए उसको आप करेक्ट करोगे। Skeletal muscles that make up nearly half of the total body weight in the human.
मसल्स कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, और ये एक बार असर्शन रीजन में आया था। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सुन रहे हो तुम लोग ध्यान से? सारे क्वेश्चन आंसर के राउंड हो चुके हैं अभी फिलहाल। अब इस फिनोमिना को समझोगे, सुन रहे हो? यस, तो ध्यान से सुनो। मसल्स कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश, दिस इज द फिनोमिना। ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? क्योंकि आप तो बोलते हो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। आप अपने हाथ से किसी चीज को धक्का दे भी सकते हो और किसी चीज को खींच भी सकते हो। तो तुम बोलोगे कि भैया मसल्स तो हमें पुल भी करा रही है लेकिन पुश भी करा रही है। नॉर्मल एक डोर पे आप कहीं शॉप वॉप में एंट्री करते हो तो उसमें लिखा रहता है पुल एंड पुश। इसका मतलब दोनों काम करा रही है? नहीं, यहाँ पे आप गलती कर जाओगे। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, चला जाएगा आपके हिसाब से कि मसल्स तो पुल भी करता है पुश भी करता है। वो उसकी बात नहीं कह रहा है, वो उस स्टेटमेंट में पूछा था। ये जब क्वेश्चन आया था तो एजर्शन दिया था, इसका रीजन पूछा था क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब नाउ रिलेट इट विद एग्जांपल। अगर ये एक मसल है और ये रिलैक्स स्टेज में है, रिलैक्स स्टेज में है, और इसके पास मैंने एक मसल को बोल दिया भाई तुम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए को मूव करो। समझना बात को, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए है जो मसल से अटैच्ड है, क्लियर? उसको मूव कराना है। अब तुम बताइए, ऑलरेडी रिलैक्स है तो ये इसको पुश कर सकता है क्या? इसको और आगे कर सकता है क्या? मसल की साइज फिक्स हो गई है, मसल डिफ्रेंशिएट करके इस साइज का बन चुका है, तो ये इसको आगे कैसे भेज सकता है? नहीं भेज सकता ना। वेरी गुड। तो इसको ये मसल क्या कर सकती है? ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसका पोजीशन पुश होगा। अरे सॉरी, पुल होगा। क्लियर? एक मिनट रुको जी, तुम लोग ये पेन वेन बदलने के चक्कर में मैं ना, क्या होगा ये यहाँ से ये इतना डिस्टेंस इधर आ गया। क्लियर? इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने, तो मसल ने इसको क्या किया? अपने साइड में पुल किया। यहाँ पे लिख लो छोटा सा इमेज बना के, और ये क्वेश्चन खुदा ना खास्ता वापस आया तो आप इसको सॉल्व करके 4 मार्क्स पा जाओगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ लिखो कांट पुश मोर देन दिस, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलैक्स है। पुश करने के लिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो एक इमेजनरी इमेज यहाँ पे बना लो, इमेजनरी ड्रॉ कर लो, यहाँ तक ले जाना लंबाई में इधर तक, इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं सकता। और उसका रीजन लिखो, क्योंकि रीजन भी पूछेगा ना। जब अब तो असर्शन रीजन नहीं आ रहा है तो उसमें पूछेगा राइट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ नहीं जा सकता है बिकॉज ये ऑलरेडी रिलैक्स स्टेज में है। एक मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकती है, रिलैक्स तो उसका नेचुरल हो गया। क्लियर? रिलैक्स तो कोई भी नेचुरली है ना, तो उसी तरीके से मसल भी नेचुरली रिलैक्स है। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने साइड इसको पुल कर सकती है अंदर की तरफ, दैट्स वाई पुल इज करेक्ट। कितनों को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बोलो जय माता दी और यस लिखो। कैन रिलेट माई कीपिंग आर्म स्ट्रेट एंड मूविंग द रिस्ट अप एंड डाउन वी कॉल फील द पुल। नहीं बेटा, ये आप पुल पुश की पूरी फिनोमिना की बात कर रहे हो, और आई एम टॉकिंग अबाउट द वन सिंगल सेल, एक सिंगल सेल। सिंगली एक सेल की बात कर रहे हैं हम। उसके केस में सिर्फ और सिर्फ पुल का फिनोमिना होता है, वो पुश नहीं कर सकता है। ओनली पुल एंड रिलैक्स। देन देन क्या? अब देन क्या भाई? वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही तो चलता जाएगा। ये जो पुल हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देन क्या? और दूसरा क्या फिनोमिना करता है? मसल्स के दो ही फिनोमिना है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अगर ये रिलैक्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यही साइकिल चलेगी, रिलैक्स रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स, तभी तो मूवमेंट हो रहा है। ओनली टू ना आस्किंग। पृथ्वी, मेरे को तो पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा क्या पूछना चाह रहा है। अभी ये क्लियर हुआ तुमको? मसल्स कैन ओनली पुल,
दे कांट पुश। सबको ये क्लियर हो गया? बस आगे कहानी बढ़ाते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मसल इन अ केमिकल कॉल्ड एटीपी। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हमने बढ़ा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड, कुछ कहानी याद है लैक्टिक एसिड की? कौन सा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन? लैक्टिक एसिड इज रिलीज्ड व्हेन द मसल्स आर ओवरवर्क्ड एंड लैक ऑक्सीजन मेकिंग द मसल हार्ड और एक्ट, और दिस इज द फैटिग फैटिग स्टेज ऑफ मसल। थक गई है मसल, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। और किस टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, ये क्वेश्चन पूछा मैंने। अनएरोबिक। अरे बदमाश, एनारोबिक होता है, अनएरोबिक कोई वर्ड ही नहीं है। एनारोबिक, हाँ करेक्ट बेटा। ऑब्जर्व्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, यस बेटा बिल्कुल सही पकड़ी है विदला। फैटिगनेस आ जाती है, बॉडी दर्द सा फील होता है, मसल्स दर्द हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स कर सकती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड एनारोबिक में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का रिजल्टेंट है। कितने स्टेप प्रोसेस है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन? हाउ यू विल डिफरेंशिएट alcoholic fermentation and lactic acid fermentation? Which is two step process, which is single step process? चलो आंसर करना है इसका आराम से। क्रैम्प आना दूसरी बात है, मस्कुलर क्रैम्प मतलब मसल्स खिंच गई, दैट इज क्रैम्प। मसल्स थक गई, तुम चलते चलते तुमको थकान फील हो रही है, आराम कर रहे हो, दैट इज द लैक्टिक एसिड डिपोजिशन इनसाइड द मसल्स मस्कुलर सेल्स, एंड दैट वाइज दे फील फैटिग। जस्ट रेस्ट वगैरह से वो वापस रिकवर हो जाएंगे। क्रैम्प आना मतलब मसल्स खिंच गई। तो ये सारे पॉइंट क्लियर है? ये क्या लगा दिया मैंने, घास फूस लगा दिया क्या कुछ? नहीं, ये आपका मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। उसकी तरह मैट की तरह लग रहा है ना जो लगाते हैं एक गर्मी के दिनों में। चलो, ये आपकी स्केलेटल मसल्स दिख रही हैं, रियल इमेज है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है विसरल मसल। विसरल मसल मतलब करेंगे बात इस पे, होमवर्क हो गया वो। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स, मतलब स्मूथ मसल्स के बारे में दिख रहा है, कह रहा है ये। ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्लियर, ये सारे आपके कहाँ पे आ जाते हैं? विसरल ऑर्गन्स में आ जाते हैं। और इन्हीं विसरल ऑर्गन को बनाने में जो मस्कुलर मूवमेंट करा रहे होंगे, मस्कुलर स्ट्रक्चर वहां रोल प्ले कर रहे हैं, वहां पे आपका क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइसन, मतलब कोई भी रेखाएं नहीं दिखेगी, कोई स्ट्रिप नहीं दिखेगी यहाँ पे, स्ट्रिप absent, एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। लाइन नहीं है किसी चीज के ऊपर से, लाइन हटा दिया तो वो कैसा हो गया? स्मूथ, पॉइंटेड, न्यूक्लिएटेड, टैपरिंग एंड, इनवॉलेंट्री, सारी फीचर याद आ जाने चाहिए। हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। Their activities are not under the voluntary control of the nervous system and are therefore known as involuntary muscles. मतलब involuntary control होगा, ये देखो ये contradict line है थोड़ी एनसीईआरटी की, समझना। Their activities are not under the voluntary control of the nervous system, इसका मतलब इसी को घुमा के बोल देगा क्या नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है स्मूथ मसल, तो उसका आंसर होगा है, ठीक है। वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर में नहीं है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ आगे इसने नर्वस सिस्टम नहीं यूज किया। ओके बच्चा, दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट।
जो भी पैसेज है, जैसे आप फूड का पूरा देख रहे हो, एसोफेगस से मूव हो रहा है, वो रेक्टम तक मूव होके गया, एनस से रिलीज हुआ है। हर जगह पे ये पूरा कंट्रोल में स्मूथ मसल्स कंट्रोल कर रही थी मूवमेंट को। क्लियर? एक्सेप्ट द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैव द वॉलंटरी कंट्रोल। क्लियर? जब डिफिकेशन के टाइम आपको एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वहां पे वॉलंटरी कंट्रोल है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इनवॉलंटरी कंट्रोल है। क्लियर? इसी तरीके से जेनेटर में जब ओवरी से ओवम रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो गया है तो यू डोंट नो कि आपकी बॉडी में ओवम घूम रहा है या आपने उसको रोक दिया ओवरी के अंदर ही। वो रिलीज हुआ है तो उसको फेलोपियन ट्यूब ट्रैप करेगी, फेलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस की तरफ मूव करेगा। एट द मीन वाइल अगर स्पर्म है बॉडी के अंदर तो वो उससे फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, अदरवाइज वो डिजेनरेट कर जाएगा। क्लियर है बच्चा? लेकिन मूवमेंट करेगा, फेलोपियन ट्यूब में मूव करेगा। एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स, थर्ड पार्ट, थर्ड आ गया, मतलब छोटे छोटे ही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इमेज में लगा सकती थी एलिमेंट्री कैनाल वगैरह की, बस मैंने ऐड नहीं किया, तुमने सबने याद है जो सारे पूरी कैनाल दिखाई हुई है, या कुछ नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन वाला इमेज याद रखो। वो सब इमेज जो है, जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो स्मूथ मसल्स, याद है ना अच्छे से बच्चों? बताओ, मार्किंग करते रहो, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। मैम थोड़ा फुर्सत में बैठ जाती है आजकल, तो रंग बिरंगा कॉपी पेस्ट कर लेती है। चलो, एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ हार्ट। नेचर क्या है इसका? इनवॉलेंट्री। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रेटेड। किनके बीच का आ गया? स्केलेटल मसल्स और विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स के बीच की मसल्स जो है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ली हुई है, दैट इज द कार्डियक मसल। अभी आपको लॉजिकल ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहना चाहिए। कार्डियक मसल इज अ डिफरेंट मसल, बट it has both common characteristic from both the other muscles. Okay, many cardiac muscle cells assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle. Based on appearance, cardiac muscles are striated, वही बात आगे, stripe present है. They are involuntary in nature as the nervous system does not control their activities directly. क्लियर? उनका खुद का जनरेशन है, खुद का इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स से वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, डायस्टोल एंड सिस्टोल हो रहा है। सब कुछ पढ़ रखा है बेटा, आज तो बहुत इजी वाला क्लास है, आज बहुत दिन के बाद इजी क्लास तुम्हें मिली होगी। बट आपको हार्ट बीट बढ़ानी है तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा। तो लाइन को ऐसे लकीर का फकीर पढ़ना नहीं है कि दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल। कहाँ कंट्रोल करता है वो भी तुम्हें पता है। आपको हार्ट बीट बढ़ानी है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा। क्लियर? ऐसे नोड को कंट्रोल करेगा। आने वाला है इस टेस्ट में रेगुलेशन, तो सब रिवाइज करके रखना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल। क्या है? सब पहले का बताया हुआ है, कनेक्टेड होगी। इसको अगर सिग्नल मिल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको पूरी मस्कुलर इंटरमस्कुलर जो आपने दो एट्रियम के बीच में, दो वेंट्रिकल के बीच में देख रहे हो आपकी मस्कुलर स्ट्रक्चर था, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कराए? वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कराएगा ना जब वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करेगा। तो ये मसल्स सब बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन इनको करना है। यहाँ थिकनेस ज्यादा इसलिए रखी गई है क्योंकि वेंट्रिकल को पंप करना है, दूर तक ब्लड जाएगा, या तो नीचे या तो लंग्स में। तो इन सब चीजों का रीजन है, और इतना अच्छे से तो पढ़ लिया है कि ये रीजन तो आपको एकदम कंठस्थ हो गए होंगे, तो यू कैन रिलेट हियर। ठीक है? तो कार्डियक मसल्स की पूरी जो लेयर है, वो मस्कुलर लेयर, उसकी मायोकार्डियम की लेयर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सिस्टोल होगा, एक साथ रिलैक्स हो रही है तो डायस्टोल होगा। ओके बच्चा? ठीक है, ये आपको यहाँ इनलार्जमेंट करके दिखाया रहा है कार्डियक मसल्स, यू कैन सी इंटरकैलेटेड डिस्क ज्वाइंट है ये आपस में। जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना, वही हैंकी वाला फिनोमेना, अगर हैंकी को तुमको कहें कि इस साइड से खींचो तो इस साइड से खींचोगे तो ये फटेगी तो है नहीं, ये भी पूरा का पूरा आपकी तरफ आएगा। चलो, क्लास ओवर होने वाली है, दोबारा रिज्वाइन करना सेम लिंक से।
इंटरकैलेटेड डिस्क, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। आपको डिस्क देखो तो कनेक्शन है। गैप जंक्शन, व्हाट इज द गैप जंक्शन, ये आपका क्वेश्चन है, अभी रीज्वाइन करके इसका आंसर देना। व्हाट इज द गैप जंक्शन? सार्कोलेमा, चलो दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। व्हाट आर द डेस्मोसोम्स? व्हाट आर द डेस्मोसोम? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का ये है, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा है आपने, सेल में भी पढ़ा है। दोनों के आंसर देना, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, और एक क्या पूछा था? अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम लिख देंगे सर, ग्रुप में डाल देंगे आज। तो कहानी आपको कार्डियक मसल तक समझ में आ गई। अब ये चैप्टर जो डिमांड करता है, ये चैप्टर डिमांड करता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। ओके, ठीक है, करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाएगा बेटा उसमें। तो इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली कपल सेल्स इन मोस्ट ऑफ एनिमल बॉडीज। यस यू कैन से। एंकरिंग जंक्शन बाइंड एडजेसेंट सेल टुगेदर, मीन्स सिंपल है आपको कि जो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो या कहीं पे भी आप टिश्यू बन रहा है तो सेल सेल आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। इस कोऑर्डिनेशन के लिए ही जो जंक्शन पॉइंट है उनको ही गैप जंक्शंस बोलते हैं, और जो चैनल हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा से रिप्लेस होते हैं, दैट इज द, इन केस ऑफ एनिमल, उनको डेस्मोसोम्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स पोर्शन है जो आपको इस चैप्टर में डिटेल में देखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए बोन्स इन्वॉल्व, और बोन्स के साथ जो मसल है दैट इज स्केलेटल मसल्स। इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और ये कहानी बहुत पहले फिर पहले भी सुनी हुई है, ये सब इमेज देखा हुआ है, तो फास्ट एक ओवरव्यू लेते हैं। Let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. पर्पस हमारा है कि हम मूवमेंट जानना चाहते हैं, तो मूवमेंट के लिए हम किस तरीके से मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन का फिनोमेना है, अरेंजमेंट तक आई हैव कवर्ड इन स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन पोर्शन, मसल टिश्यू जब पढ़ाया था। बट वो कैसे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा, वहां पे कहानी जो अंत हुई थी वो एक्टिन और मायोसिन के फॉर्म बैंड पे एंड हुई थी, कि डार्क बैंड है एंड लाइट बैंड है, ठीक है, उससे कहानी आगे चलेगी। बट आज अभी जो है स्टार्टिंग वाला फोकस कर लो कि किस तरीके से वो स्ट्रक्चर अरेंज्ड है। तो लेट अस एग्जामिन करते हैं उसको। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल, दैट इज नॉट अ सिंगल सेल, पहली बात तो ये ही ध्यान में रखने वाली है। इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। पहला हाईलाइट किससे बना हुआ है, जिसको आप बोलते थे फेशिया, फेसिकल्स, क्लियर, हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस, जो जोड़ेगा वो कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। लेयर है फैशिया, फैसिया के अंदर फेसिकल्स, क्लियर, लेयर हो गई उसकी फैसिया। फैसिया के ऊपर की लेयर कौन सी थी, एपिमाइसियम, आते हैं उस पर, ठीक है, इमेज से बात करेंगे, पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं। ईच मसल्स बंडल्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, पहले भी मार्क कराया है, ये है मसल सेल्स, ये है मसल सेल्स। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा, देख लो आकाश, लिखी हुई लाइन है, इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ब्रैकेट में लिखो, सब लिखा हुआ है तुम लोगों ने उस चैप्टर में। प्रोटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा। तुरंत तुरंत पेंसिल चलनी चाहिए, पेन चलनी चाहिए एनसीईआरटी में, आता है तो भी लिखो, ज्ञानी मत बनो। ओके, नाउ मसल फाइबर इज अ सिंसिशियम, सिंसिशियम मतलब, चलो बताओ व्हाट इज सिंसिशियम, ये भी वर्ड आ चुका है कई बार। सिंसिशियम, फास्ट,
अरे श्रावणी कहाँ से आ गई भाई? श्रावणी बेटा बताओ, आते ही बम्बारमेंट करते हैं। सिंसेशियम मतलब क्या होता है? आकाश। हाँ फरिया करेक्ट है बेटा। पृथ्वी। आयुष। ईशा। तुम लोग टहल टहल के आ रहे हो जा रहे हो क्लास से? श्रावणी। सुयस। विदुला। मनाली। व्हाट इज सिंसेशियम? सिंगल सेल कंटेन मोर न्यूक्लियाई। क्या हो जाता है तो? ओके बेटा कोई इशू नहीं है। ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर कर। सिंसेशियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। पहली बार सुन रहे हो क्या ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मसल फाइबर इज a syncytium as the sarcoplasm contain many nuclei। अगली लाइन में ही आगे लिखा हुआ है। वेरी गुड। मैडम भी बुद्धू ही है, आंसर दिखा के क्वेश्चन पूछती है तो भी बच्चे नहीं बता पा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलेंगे उसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई भी चीज अभी नई तो बता ही नहीं रहे, ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तुम लोग। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करो, मार्क करो। Endoplasmic reticulum of muscle fiber is known as sarcoplasmic reticulum, and it is a storehouse of calcium ion which play important role in muscle contraction। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अभी जब हम मैकेनिज्म बताएंगे तो कैल्शियम आयन वहां पे आएगा। तो कैल्शियम आयन कहाँ से निकल के आएगा? ओके बेटा। मल्टी न्यूक्लिएटेड इज करेक्ट आंसर। ये पैराग्राफ हो गया सबका मार्क? इमेज देखो 20.1। जो पूछी जाएगी इमेज वो ये है, समझने के लिए हम दूसरी इमेज भी दिखाएंगे भाई अभी। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? फेसिकल की मार्किंग है, मसल बंडल्स दिखा रहा है। मसल सेल। फेसिकल आपको बोलेगा मसल बंडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो उसने इमेज में दे रखा है, ध्यान से देखना। ठीक है, फेसिकल मतलब मसल बंडल, मसल फाइबर मतलब मसल सेल। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सार्कोलेमा मतलब सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लड कैपलरी तो ब्लड कैपलरी होगी, और कोई खास इसमें लेबलिंग दी नहीं है, तो इतनी सी लेबलिंग आएगी तो गलती करने के चांसेस नहीं होने चाहिए। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपनी बड़ी वाली कहानी को दोबारा रिपीट करते हैं। क्लियर। बोन। बोन से अटैच्ड मसल्स स्केलेटल मसल। बोन से अटैच्ड होगी किसके थ्रू? टेंडोन के थ्रू। जो कनेक्टिंग टिश्यू इसको बीच में प्रेजेंट है दैट इज द फेशिया। क्लियर, इट फॉर्म्स द फेशिया। सबसे बाहरी लेयर, फेसिकल की सबसे बाहरी लेयर क्या होंगी? एपिमाइसियम। जो नंबर ऑफ फेसिकल को कवर करेंगी दैट इज एपिमाइसियम। क्लियर। अंदर से एक फेसिकल हमने बाहर किया, इनलार्ज किया। फेसिकल के बाहर कौन सी लेयर होगी? पेरीमाइसियम। पहली लेयर फेसिया, दूसरी लेयर एपिमाइसियम, तीसरी देखो सबके पास ये नोट्स बना हुआ है ऑलरेडी, अगर दी हुई नोट्स बनाए होगे तो स्केलेटल मसल में ये नोट्स बनी हुई है मस्कुलर सिस्टम पढ़ते वक्त, मस्कुलर टिश्यू पढ़ते वक्त। पेरीमाइसियम। क्लियर। पेरीमाइसियम के अंदर क्या है बेटा? फेसाइकल की लेयर। फेसाइकल को हमने इनलार्ज किया। फेसाइकल की लेयर क्या है? पेरीमाइसियम। नंबर ऑफ फेसाइकल्स को जिसने घेरा है वो क्या है? एपीमाइसियम। नाउ पेरीमाइसियम से हमने फेसाइकल को इनलार्ज किया। फेसाइकल के अंदर
कई सारे आपको दिख रहे हैं मसल्स फाइबर प्रेजेंट हैं। इन मसल फाइबर की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, एंडोमाइसियम। तो यहां तक आ जाते हैं। फोर्थ है एंडोमाइसियम। नाउ एंडोमाइसियम के बाद फेसाइकल में कई सारे क्या प्रेजेंट हैं, मसल फाइबर। मसल फाइबर इज द सेल। तो एंडोमाइसियम के नीचे कौन सी लेयर आएगी, सार्कोलेमा, फिफ्थ लेयर। सार्कोलेमा आ गई मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। अब तो क्या बचा, अब तो ये एक सेल के अंदर आप आ गए। तो सेल के अंदर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ये दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है। क्लियर। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, उसी को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें बात ये है कि जो नर्वस सप्लाई है ना, मसल स्केलेटल मसल्स की टिश्यू की जो नर्वस सप्लाई है ना, वो सेल के अंदर तक है। सेल के अंदर तक है, मतलब मस्कुलर फाइबर जो आप फाइबर बोलते हो मायोफाइब्रिल, वहां तक सेल के अंदर इसको कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए सप्लाई मेंटेन की गई है। ओके बच्चा, जो ये आपको दिख रहा है मार्क करना इसको इमेज में मतलब मैं मार्क कर रही हूँ, एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की सप्लाई आप देख रहे हो, सेल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल तक के कंट्रोल के लिए सप्लाई मेंटेन है। ओके, कहानी याद आई। तो अगर आप इसको ब्रॉडली देखो तो मसल्स हैं, फेसाइकल्स हैं, मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल के अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट है जिसको आप मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट कहते हो। लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फेसाइकल्स को कवर करने वाली फेसिया, फेसिया कनेक्टिव टिश्यू, एंड कनेक्टिव टिश्यू के नीचे जो लेयर है दैट इज एपिमाइसियम। एपिमाइसियम के बाद जो लेयर फेसिया को कलेक्ट करेगी, एक फेसाइकल अगर आप निकालोगे तो पेरीमाइसियम। एक फेसाइकल के अंदर अगर आपने मस्कुलर फाइबर के गुच्छे को निकाला तो उस मस्कुलर फाइबर के गुच्छे को रैप करने वाली लेयर जो रहेगी वो एंडोमाइसियम हो जाएगी, और एंडोमाइसियम के नीचे आ जाएगा आपका मसल फाइबर। जो कई सारे मसल फाइबर प्रेजेंट है वो लेयर हो गई आपकी एंडोमाइसियम। एंड एंडोमाइसियम के बाद कहानी आ गई सार्कोलेमा पे। सार्कोलेमा के बाद सेल का अंदर वाला इन्वायरमेंट, अंदर वाला इन्वायरमेंट मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ज्यादा यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, माइटोकॉन्ड्रिया काफी होते हैं। क्लियर। दैट्स वाई पूरा यहाँ पे एक एनर्जी जनरेशन का फिनोमेना एंड प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन जो चल रहा है उसके अंदर। फंक्शनल यूनिट इज नॉट अ सेल, फंक्शनल यूनिट सेल नहीं है, उसके अंदर के फाइबर है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द मायोफाइब्रिल। क्लियर। मायो मीन्स अगेन मसल, फाइब्रिल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तंतु बोलते हैं हिंदी में, तंतु। मसल्स थ्रेड जो है वो कंट्रोल करते हैं ओवरऑल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। किसी को डाउट? रिवर्स चलते हैं एक बार बेटा। मायोफाइब्रिल, एक्टिन, मायोसिन, दे फॉर्म मायोफाइब्रिल। कई सारे मायोफाइब्रिल आपके फॉर्म करेंगे, क्या दिया है यहाँ पे कई सारे मायोफाइब्रिल यहाँ पे लेबल नहीं दिया, वो फॉर्म करेंगे आपके मसल फाइबर। चलो यहाँ पे जिसकी बात की, लेयर्स की बात की है इसमें, उसी को देखते हैं पहले। आपके मसल फाइबर को कवर करने वाली लेयर एंडोमाइसियम। कई सारे मसल फाइबर जो हैं उनको कवर करने वाली लेयर पेरीमाइसियम है। क्या स्ट्रक्चर है वो, फेसाइकल है। लेयर क्या है, पेरीमाइसियम। कई सारे फेसाइकल्स को कवर करने वाली स्ट्रक्चर एपिमाइसियम। एपिमाइसियम के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज फेशिया। फेशिया से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर टेंडॉन। टेंडॉन को बोन से मतलब मसल्स हो गया यहाँ तक, मसल्स को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर टेंडॉन। क्लियर। टेंडॉन, फेसिया, एपिमाइसियम, देन पेरीमाइसियम, देन एंडोमाइसियम, देन सार्कोलेमा, देन मायोफाइब्रिल। क्लियर। मसल फाइबर यहाँ पे लेबलिंग नहीं दी हुई। इज इट क्लियर? क्लियर है। चलो, कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग ऑफ द स्केलेटल मसल्स।
क्लियर? एपिमाइसियम कवर्स द इंटायर स्केलेटल मसल्स, एक कंप्लीट इंटायर स्केलेटल मसल्स को किसने कवर कर रखा है? एपिमाइसियम ने। फेशिया ऑन द आउटसाइड ऑफ द एपिमाइसियम, जो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फेसिया जो आपका एपिमाइसियम से भी बाहर है, मतलब इफ यू वांट टू सेपरेट देन फर्स्ट यू हैव टू फेस द फेशिया। क्लियर? तो वो जो मसल फाइबर, मसल स्ट्रक्चर हुआ, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हुआ जो टेंडोन से अटैच्ड होगा, दैट इज फेशिया। एंड फेशिया हैविंग नंबर ऑफ फेसिकल, और नंबर ऑफ फेसिकल को कवर करने वाली जो लेयर होगी वो होगी एपिमाइसियम। ओके बच्चों, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम? लिखवाया हुआ है पूरा सीक्वेंस, एक बार वहां से रिवाइज भी करना। इज इट विजिबल? फिर से कहानी सुनो। मसल्स हैं, मसल्स बोन से कनेक्ट हो रही हैं तो टेंडोन होगा। मसल्स को इनलार्ज करके हम देख रहे हैं, इसके अंदर तक हम आए तो हमें मसल फाइबर दिख रहा है। उस मसल फाइबर को हम देख रहे हैं तो इसकी सार्कोलेमा हो गई, है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल है, इस मायोफाइब्रिल को हम इनलार्ज करके देख रहे हैं तो हाँ, यहाँ पे डार्क बैंड है, यहाँ पे लाइट बैंड है। अब हमारी कहानी स्टार्ट होगी इसके आगे की, ये बैंड कैसे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक कहानी क्लियर है? यस और नो? फास्ट रिप्लाई। वेरी गुड। तो अब कहानी कह रही है, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, सार्कोलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। क्लियर? अब देखो फिर से इमेज पे आते हैं, ये पैरेलल अरेंज्ड है ना, ये इसके अंदर देखो, ये सारे जो आपको डॉट दिख रहे हैं वो सब पैरेलल अरेंज्ड है। पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल हो गए, कोई भी जिगजैग पैटर्न या ऐसे उलझा हुआ पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको, वही लिखा है। प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। Each myofibril has alternate dark and light bands on it. देख लो फिर से, ये दिख रहा है आपको, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। और देखना है, और अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो आप, ये दिख रहा है आपको, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क, एक आपको पूरी चेन दिख रही है। यहाँ पे आप देखो मायोफाइब्रिल के अंदर देखो तो एक्टिन मायोसिन तक जब आप आओगे तो भी आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा जो लाइट और डार्क के पैटर्न में डिफ्रेंशिएट होगा। अ डिटेल्ड स्टडी, अब यहाँ तक की कहानी तो ऑलरेडी पढ़ी हुई थी आपकी, अब थोड़ा अटेंटिव होके सुन लो। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल हैज एस्टेब्लिश्ड that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins. एक्टिन और मायोसिन क्या है? मस्कुलर मसल्स प्रोटीन है, मसल्स प्रोटीन है which helps in contraction and relaxation, which perform the contraction and relaxation phenomena of muscles. तो एक्टिन एंड मायोसिन, मार्क करो, एनसीईआरटी ही है, सब एनसीईआरटी चल रहा है। हो गया? आगे बढ़े। अब हमें दिख रहा है, हम एक सेल को देखते हैं, लार्ज करके देख रहे हैं, सार्कोलेमा। ध्यान से सुनो, जब जो चीज बताएं बस वही दिखनी चाहिए। सार्कोलेमा, इसमें आपको न्यूक्लियस एक इस साइड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है तो अंदर है ये न्यूक्लियस, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है, न्यूक्लियस दिख रहा है। यहाँ पे देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया लेबल किया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। प्लस आपको ये जो ब्लू ब्लू कलर के स्लाइम जैसे पूरा लपेटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही तो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड यू कैन क्लियरली सी कि किस तरीके से, जैसे आपने पूरे लकड़ी के बंडल को किसी चीज से बांध रखा हो, उस तरीके से सभी मायोफाइब्रिल के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि दे आर द स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम आयन, एंड कैल्शियम आयन आपको चाहिए कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए। तो अब यहाँ पे चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन कराता रहेगा, तब तो हो चुका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। तो एवरी टाइम देयर इज द सोर्स फॉर द कैल्शियम आयन इज शुड बी नियर बाय।
बहुत नियर बाई है और वो उलझा हुआ है, वो उनके चारों तरफ प्रेजेंट है। ओके बच्चा, क्लियर है इतनी चीजें? आते हैं अब इसके और डिटेल्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है? द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। अंडरलाइन करो एक साथ, लाइट बैंड, आई बैंड, एक्टिन का बना हुआ। ये एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। क्लियर? हम कह रहे हैं कि मायोफाइब्रिल आर द बैंड, लाइट और डार्क कलर के बैंड्स वहां पे प्रेजेंट हैं। बाजा बजाने वाला बैंड नहीं है। क्लियर? तो बैंड्स प्रेजेंट है डार्क और लाइट कलर के। अब इसमें लाइट वाला पोर्शन जो है वो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, और लाइट बैंड को हम क्या कह रहे हैं? आई बैंड कह रहे हैं। ठीक है। अब तुम्हें लगना चाहिए लाइट है तो एल कह देते मैम, कहानी खत्म हो जाती। नहीं, उसके आइसोट्रोपिक नेचर की वजह से उसको कह रहे हैं आई बैंड। वेयर एज द डाई मतलब एक जैसा जो दिख रहा है, इट द डार्क बैंड कॉल्ड ए, यहां से लिया जा रहा है एनाइसोट्रोपिक वर्ड को। दैट इज द दैट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन, जो प्रोटीन्स है वहां पे, उसमें प्रोटीन्स में इन्वॉल्व है। कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है? मायोसिन। क्लियर है? बताओ, इतनी बात समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई? चलो अभी हमको इनका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का पूरा फंडा देखना है, इसलिए इतना क्लियर रहना चाहिए। बोथ द प्रोटीन्स, अब ये सब मार्क कर लो, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एट रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दिख रहा है हमें पैरेलल रॉड लाइक, रॉड मतलब लंबाई में ज्यादा इलोंगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे भी आप कह सकते हो, और एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लो। क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। तो अब हम देखते हैं ए बैंड, आई बैंड एंड, देखो ये यहाँ पे वेरिएशंस होते हैं। ये बैंड अपनी विविधता मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकेशन को शो कर सकता है। दैट्स वाई आप इसको क्या बोलते हो? एनाइसोट्रॉपिक ए बैंड। यहाँ पे वेरिएशंस दिखेंगे। और आई बैंड आपका कैसा रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा, ये ऑलवेज इज एज इट इज रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है। अब ये कैसे चेंजेस को शो करेगा? आप देखो यहाँ पे बीच में स्पेस दिख रहा है, ये बीच में स्पेस दिख रहा है, ये बीच में स्पेस दिख रहा है। अगेन अपनी दोनों पाम को लाओ, हथेलियों को एक दूसरे से ज्वाइंट, पूरा मतलब अंदर नहीं कर देना, बांधना मत, जस्ट देखो दोनों दोनों हथेलियों के, दोनों पाम के फिंगर के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। एक दूसरे दोनों पाम के फिंगर्स एक दूसरे के अंदर डालो, वो स्पेस हो गया जो एक्टिन कवर कर रहा है। अब सिर्फ दो, एक पाम की दो फिंगर लो और एक पाम का एक सिंगल फिंगर, उसके ऊपर उसके नीचे वो हो गया एक्टिन, और बीच वाली फिंगर हो गई मायोसिन। तो मायोसिन के ऊपर एक्टिन मूव कर रहा है, करके देखो, फील हो रहा है कि मूव कर रहा है? चलो ये स्ट्रक्चर देखो और करते भी रहो, एक्सपेरिमेंट हो जाए तो बताना मुझे। ये जो हम मार्क कर रहे हैं, ये स्पेस आपको कवर करना है। ये स्पेस कवर हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइज छोटी हो गई, ये स्पेस फिर से बन गया तो रिलैक्सेशन हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये स्पेस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कवर हो रहा है, वही हो जाता है आपका एच जोन। और इसमें जब कवर हुआ तो दूसरे तरीके की मॉर्फोलॉजी इसकी दिख रही है, जब दूर हो गया तो दूसरे तरह की मॉर्फोलॉजी होगी। दैट्स वाई एनआईसो, एंड दिस इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, लेकिन ये तो ऐसा ही है। तो ये क्या हो गया? आइसो बैंड। क्लियर? आइसोट्रॉपिक बैंड। समझ में आया क्या? तो बोथ द प्रोटीन अरेंज्ड हो गया, एनआईसो हो गया, आइसो हो गया।
एंड नाउ कम टू द एक्टिन फिलामेंट्स आर द थिनर, थिनर है तभी लाइट बैंड बना रहा है वो, एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन हैवी है, थिक है, तभी आपको वहां पे डार्क बैंड का अपीयरेंस दिख रहा है। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिक एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। तो थिन कौन सा हो गया ए, थिक कौन सा हो गया एम। क्लियर। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है देखो, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट, डिवाइड करना है, ठीक है। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन। अब देखते हैं जेड लाइन के, अब सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर में जेड लाइन को फोकस करना। क्लियर। जेड लाइन आपको कहाँ दिख रहा है, ये वाले एरिया में। कौन सा एरिया बोला उसने, आई बैंड, ये इसको मार्क करते हैं। तो आई बैंड के सेंटर में आपको क्या दिख रही है, जेड लाइन। ये जेड बन रहा है ना, जेड एक हम मार्क करें सिर्फ, इज इट जेड, डायगनली जेड दिख रहा है आपको, तो ये जेड लाइन है। जो जेड लाइन क्या कर रही है कि क्लियरली मार्किंग बना रही है कि इसके अंदर दो जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमियर प्रेजेंट है, मतलब एक यूनिट प्रेजेंट है जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा। ये हो गया आपका एक्टिन और मायोसिन का एक यूनिट जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। तो मायोफाइब्रिल, ये पूरा स्ट्रक्चर एक लंबा आपका जा रहा है मायोफाइब्रिल। इस मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर प्रेजेंट है, जैसे यहीं पे आपको 1, 2 एंड 3 सार्कोमियर दिख रहे हैं। तो 1 को 2 से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए जेड लाइन है, 2 को 3 से पार्टिसिपेशन करने के लिए जेड लाइन प्रेजेंट है। जेड लाइन कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द आई बैंड, आई बैंड में ही जेड लाइन प्रेजेंट है। और जेड लाइन आई बैंड में प्रेजेंट है, इसका मतलब आई बैंड, जेड आई बैंड बना रहा था एक्टिन, तो थिन थिन फिलामेंट जो है वो जेड लाइन से अटैच्ड होगा, और थिक फिलामेंट ये आपको दिख रहा है। थिक फिलामेंट ये वाला आपको दिख रहा है जो डार्क कलर का है, ये तो जेड लाइन को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। समझ में आया बच्चा। आकाश, मनाली, फरेहा, इकरा, ईशा, पृथ्वी, निनाद, सार्थक, श्रावणी, श्वेस, श्रेयस, आयुष, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या बताया मैंने, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्लियर, फिर से कंसंट्रेट होकर सुनो। हम लोग कहानी ले आए थे कि हम जान रहे थे कि मसल फाइबर जो है उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, और जो कि बने हुए हैं दो बैंड से। एक बैंड है एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ, एक बैंड है मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ। एक्टिन थिन है इसलिए वो लाइट बैंड बना रहा है, मायोसिन थिक है इसलिए वो डार्क बैंड बना रहा है। अब मायोसिन जो थिक है वो उसको ओवरलैप किया हुआ है एक्टिन फिलामेंट ने। तो एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल प्रेजेंट है। क्लियर। अब हम कह रहे हैं, कहानी ये कह रही है कि इनके स्ट्रक्चर में एक है आई बैंड, एक है ए बैंड। क्लियर। दो आई बैंड के बीच में ऑब्वियसली एक ए बैंड मिलेगा। ये पूरी जो फंक्शनल यूनिट है जिसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। तो आप जो एक्टिन फिलामेंट के मायोफाइब्रिल लिखे थे उसके और डेप्थ में आओगे तो आपको क्या मिलेगा, सार्कोमियर। अब इस सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, तो एक मायोसिन के ऊपर स्लाइड करने वाले दो एक्टिन फिलामेंट हैं ऑलवेज, इवन एक साइड से। क्लियर। तो टोटल अगर आप बात करोगे तो 4 एक्टिन फिलामेंट है। इस तरीके से एक सिंपल सा इमेज बनाओ बेटा, छोटू सा, ऐसे 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 ऐसे, एकदम क्लियर कट। सारी लाइनें एक साथ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन, एक एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक लाइन, और बीच में आपने कर दिया मायोसिन। ठीक है, और आपस में सारे मायोसिन मायोसिन इंटरकनेक्टेड है इसलिए आपको ये वाली लाइन दिख रही है, और आपस में सारे एक्टिन एक्टिन इंटरकनेक्टेड है इसलिए आपको ये वाली लाइन दिखती है। क्योंकि पूरा मसल फाइबर है ना, ये मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल है, ये एक मायोफाइब्रिल के अंदर है हम लोग। तो जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का फिनोमिना करेगी वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, सार्कोमियर। कौन सा कलर लिया था मैंने, नाउ देखो फोकस करो, ये एक्टिन जाके अटैच्ड हुई है जहां से, वो हो गई आपकी जेड लाइन, ये हो गई जेड लाइन।
जेड डिस्क, जेड लाइन तो ये कहाँ है, दो एक्टिन के दो सार्कोमियर को ज्वाइनिंग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बीच में कहाँ है, जेड लाइन है। और ये एक जैसी ही हमेशा रहती है, दैट्स इज आप इसको आइसोट्रोपिक बोल रहे हो। एक जिसके अंदर स्लाइडिंग हो रहा है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन का मैकेनिज्म हो रहा है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी बदलती रहेगी, दैट्स वाई ये क्या हो गया, एनाइसोट्रोपिक। क्लियर। इसी को कहते हैं एच जोन। जो जेड लाइन है उसको बोलते हैं जेड लाइन। जेड लाइन ऑलवेज प्रेजेंट इन ए बैंड, आई बैंड, एंड एच जोन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ए बैंड। ओके बच्चा। नाउ क्या कह रहा है, द थिक फिलामेंट इज द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टूगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। The thick filament in the A band and isotropic band वाले एरिया में are also held together in the middle of this band by a fibrous membrane called M line। ढूंढते हैं अब M line कहाँ है, किसी लेवल में मिल रहा है आपको, मैं बता रही हूँ है कहाँ, वो तो आपको समझ में आ गया, बट लेवल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट दिस इज M line। ये है M line। आप देखो ना, मायोसिन को बीच से जोड़ने वाली लाइन कौन सी है, M लाइन। क्लियर। एच जोन के बीच में प्रेजेंट है। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड, थिक फिलामेंट इन द ए बैंड, यस मैम, ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट। क्लियर, यस मैम, बोलो हाँ, जबरदस्ती बोलो, नहीं समझ में आया तो भी बोलो, बदमाशो सुन नहीं रहे हो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called amline. The A and I band are arranged alternatively through the length of myofibril। अब वही तो सार्कोमियर हो गया बेटा, देखो बार बार क्या रिपीट हो रहा है, ए बैंड, आई बैंड, फिर ए बैंड है, लेबल नहीं दिया, फिर आई बैंड है, फिर ए बैंड रहेगा, फिर आई बैंड रहेगा। क्लियर। आप जितने भी ये सार्कोमियर को देख रहे हो, एक सार्कोमियर के दोनों साइड में आई बैंड प्रेजेंट है। क्लियर। और एक आई बैंड के दोनों साइड में सार्कोमियर प्रेजेंट है। तो ये रिपीटेड जितना मायोफाइब्रिल का लेंथ होगा उतने ज्यादा उसमें ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बेटा। एच जोन वो जोन है जिसमें स्लाइडिंग होगी, अभी मैकेनिज्म में आ जाएगा ये। ए बैंड वो है जो कि एरिया वेरिएशंस को शो कर रहा है, आई बैंड वो है जो कांस्टेंट है, फिर ए बैंड है, फिर आई बैंड है, फिर ए बैंड है, आई बैंड है, इस तरीके से ये चलता रहेगा लेंथ ऑफ द जैसे। क्लियर। तो अब ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, तो लाइट वाले में आप देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्टिन है, और डार्क वाले में देखो आप एक्टिन प्लस मायोसिन बोथ है, लेकिन इसको जो डार्क बना रहा है, जो थिक है, वो है मायोसिन। तो टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाएगा डार्क बैंड में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन, मायोसिन, बोथ, नन, देन आंसर इज एक्टिन प्लस मायोसिन। राइट में देखो, क्या देखो बेटा, कुछ पूछा था क्या तुमने, रुको एक मिनट। अच्छा एम लाइन दिया है क्या कहीं, रुको देख। मिल गया यहाँ पे, वेरी गुड। भाई मैं सोचू देना तो चाहिए, फिर मैंने कहा मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा। गुड। तो जेड लाइन, लाइन के बेसिस पे आपने जेड लाइन देखा जो एक्टिन को जोड़ रहा है, एम लाइन देखा जो मायोसिन को जोड़ रहा है। एक्टिन और मायोसिन दोनों जिस रीजन में प्रेजेंट है, ये भी तुम कह सकते हो कि दोनों टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट्स वाई दे आर एनाइसोट्रोपिक। एक टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है तो दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड, तो आई बैंड में सिर्फ एक्टिन। ठीक है। ए बैंड में एक्टिन प्लस मायोसिन बोथ, फिर दो आई बैंड के बीच में एक आपको पूरा ए बैंड प्रेजेंट है। एक सार्कोमियर में डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर सकते हो कि सार्कोमियर वाला एरिया कहाँ से है, दो आई बैंड के बीच, जेड लाइन के बीच का जो है एरिया, दैट इज अ सिंगल सार्कोमियर। ठीक है। फिर थिक एंड थिन वाली बात तो हो ही चुकी है, खत्म करते हैं कहानी को। इज इट क्लियर। हाँ बेटा दिखा।
समझ में आया सबको? फिर क्या कह रहा है, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड ए सार्कोमियर. इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क डाउन. 20.2 इमेज देखते हैं. 20.2, वेरी गुड. ठीक है, ये है आपका सार्कोमियर. लेबल दिख रहा है आपको. चलो, in a resting state, the edge of thin filament on either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. क्या कह रहा है ये? हर जिस तरफ से भी आप देखोगे तो थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप किया हुआ है थिन फिलामेंट. क्या ये बड़ा है? ठीक है बेटा, कलर चेंज करने में ना ड्रामा होता है. चलो, ये हो गया आपका थिन फिलामेंट, ये हो गया आपका थिन फिलामेंट, ये हो गया आपका थिन फिलामेंट, ये हो गया थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट ने थिक फिलामेंट को कर रखा है पार्शियली ओवरलैप. एग्री? जुड़ा किससे है? जेड लाइन से जुड़ा है. एग्री? वही लिखा है यहाँ, इन अ रेस्टिंग स्टेट मतलब रिलैक्स. द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन अदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट. आप लेफ्ट देख लो, राइट देख लो, पार्शियली ओवरलैप ही करेंगे द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट, लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट. और थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट फ्री है, दिख रहा है हमें. वहां पे तो कोई ओवरलैपिंग है नहीं, कोई ओवरलैपिंग है क्या? यहाँ पे आपको फ्री दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहे हैं. फ्री, ये फ्री है. क्लियर है बच्चों? This central part of the thick filament not overlapped by thin filament is called the H zone. NCERT में दिया है, that's why याद रखना यही वो जोन है जहां पे एक्टिन को मूव करने के लिए जगह बचा हुआ है. क्लियर? ये वो स्पेस है, दैट इज H जोन. और इमेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इमेज में से है ये, ह्यूमन फिजियोलॉजी की. मिल जाएगा, तुम देखो PYQs उठा के, ये इमेज मिलेगी अब. ओके, समझ में आ गई इतनी बात? वेरी गुड. चलो, इतनी बात समझ में आ गई. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर खत्म होता है. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ऊपर वाली रियल इमेज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है, दैट्स व्हाई आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है. नीचे वाली इमेज स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है. आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? सीक्वेंस है, आई बैंड, ए बैंड. क्लियर? आई बैंड, ए बैंड खत्म. पहले तो एक्टिन मायोसिन तक आओगे. एक्टिन मायोसिन के बाद आप डार्क बैंड, लाइट बैंड की बात कर रहे हो. देन आप आ रहे हो आई बैंड, ए बैंड. आई बैंड, ए बैंड के दोनों के बीच में लाइन कौन सी है? आई के बीच में जेड है, ए के बीच में एम लाइन है. क्लियर? फिर आपको याद रखना है सार्कोमियर. सार्कोमियर स्ट्रक्चर दो जेड लाइन के बीच का स्ट्रक्चर है सार्कोमियर, which is the functional area for the contraction and relaxation. क्लियर? दैट्स व्हाई मायोफाइब्रिल तक फंक्शन गिरा है. मायोफाइब्रिल का भी एक फंक्शनल यूनिट, एक सार्कोमियर. और इस तरीके के नंबर ऑफ सार्कोमियर लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होंगे और वो एक साथ वर्क करेंगे. ऐसा नहीं है कि बीच का एक सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा. एवरी सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टेड टुगेदर एंड रिलैक्स टुगेदर. तो यहाँ करते हैं कहानी खत्म, टाइम भी ओवर हो रहा है. आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछना. प्लस MCQ सॉल्व कर लो. कल का रहेगा रिवीजन लेक्चर, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे से. और बढ़िया इंटरेक्टिव रिवीजन लेक्चर कल करना.